दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एडिसन डिजीज के बारे में। एडिसन डिजीज जो है होते कैसे हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी होती हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एडिसन डिजीज एक जानलेवा बीमारी है, फटल डिजीज है। कभी भी इसमें इंसान की मृत्यु हो सकती है, बहुत ही खतरनाक डिजीज में आती है। नाम सुनने में भले ही वेस्टर्न टाइप का किसी इंसान का नाम लगता हो एडिसन, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी होती है। अब दोस्तों ये होती क्यों है? दोस्तों होता ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो दोनों साइड में किडनी पाई जाती है, किडनी के ऊपर एक मटर के दाने के जैसी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण, यानी एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी या उसमें कुछ मिस्टेक होने से या खराबी होने से या फिर कुछ और उसकी डिजीज होने की वजह से या फिर उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है उसके काम करने की क्षमता में कमी आती है। उस कमी आने की वजह से उससे जो दो हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, वो दोनों हार्मोन जो है वो कम हो जाते हैं निकलने, उनका जो प्रोडक्शन कम हो जाता है और वो दोनों हार्मोन बहुत सारे वर्क को अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसमें कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कई बार हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, आप में कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है और आप में सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। आप शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं और अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या फिर आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो ये कंडीशन आपके लिए फटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो एडिसन डिजीज जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड की या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज को हम एडिसन डिजीज कहते हैं। अब इसके कॉज कौन से हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी या फिर आपको एडिसन डिजीज हो जाती है। सबसे फर्स्ट जो इसका कारण है वो होता है इसका ऑटोइम्यून डिजीज। अगर आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके कारण आपकी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है और कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो गिर जाता है और आपको एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इसका इन्फेक्शियस कॉज, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपको कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, जैसे वहां पे आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स का टीबी हो गया है या फिर आपका वहां पे रेनल कैंसर है या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो है वो कैंसर हो गया है या फिर वहां पे आपको साइटोमेगालोवायरस CMV जो होता है उसका इन्फेक्शन हो गया है या फिर वहां पे आपको जो है इन्फेक्शियस कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इनकी इन्फेक्शन की वजह से आपकी वहां पे एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है और फिर उसके परिणाम स्वरूप आप में एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तीसरा कारण जो होता है वो होता है इनहेरिटेड या फिर हेरिडेटरी कह सकते हैं। आपको आनुवंशिक रूप से आपके बाप दादा या आपके पेरेंटल से जो आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं या फिर ये बीमारी आपको मिलती है, तो तीसरा कारण जो होता है वो इनहेरिटेड होता है। फेमिलियल आइसोलेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिफिशियंसी होती है, ये इनहेरिटेड होती है, इसकी वजह से आप में एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। हिमोक्रोमेटोसिस या फिर ग्रेन्युलोमेटस जो इसके रीजन ये भी हो सकते हैं इसके पीछे, अगर ये भी आप में अगर ये है बीमारी तो आपको वहां पे एडिसन डिजीज के सिम्टम्स कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया की अगर कंडीशन आप में पाई जाती है, अगर आपको मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया हो गया है तो उसके परिणाम स्वरूप भी आपको एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आपको अगर एड्रिनल हिमोरेज हो गया है, आप अगर कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे आप इकोस्प्रिन वगैरह हो गया, क्लोपिडोग्राल, रिवारोक्साबेन, अपिक्साबेन वगैरह, आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे अगर हेमरेज की कंडीशन हो गई है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपके अगर कोई सर्जिकल रिमूवल हो गया है, एड्रिनल ग्लैंड का कोई भी पार्ट, एड्रिनल का कोई भी अगर पार्शियल सर्जरी भी हुई है तो उसके परिणाम स्वरूप भी आपको एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आप अगर टाइप 1 डायबिटीज के शिकार है, टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं, तो भी आप में एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। जब पैथोफिजियोलॉजी देखने जाते हैं तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब डिस्ट्रक्शन 90% से ज्यादा स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको एडिसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी जब हम देखने जाए तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी या एड्रिनल डिफिशिएंसी की वजह से वहां पे आपको ACTH हार्मोन जो होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो
कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन कम हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है आपको वहाँ पे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल जो है वो गिर जाता है, और उसके गिरने की वजह से आपके बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो कंट्रोल करता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाती है और एडिशन डिजीज के सिम्टम्स आप में देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली जो है ये आपके 3 टाइप की होती है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी और टर्टियरी एड्रिनल इनसफिशियंसी। मोस्टली इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप की हम एड्रिनल इनसफिशियंसी हम मान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एड्रिनल इनसफिशियंसी या एड्रिनल डिजीज के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये सिम्टम्स आपको किसी भी पेशेंट में दिखते हैं तो आप वहाँ पे समझ जाए कि आपको एडिशन डिजीज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना है, किसी नजदीकी अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। आपको प्राइमरी जो भी ट्रीटमेंट या प्राइमरी गाइडलाइन मिले उसके अकॉर्डिंग उस पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स में हम देखा जाए तो आपके वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। वेट लॉस के बाद में आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, यानी आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आप खाना बिल्कुल भी नहीं खाते या बहुत ही कम खाते हैं। उसके बाद में आपको नोजिया हो सकता है, मितली आना वगैरह, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग भी आपको इसमें होती है, कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर आपको वहां पे डायरिया होगा। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और आपको वहां पे डायरिया भी हो सकता है। इसके बाद में हम देखने जाएंगे तो आपको वहां पे डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन जो होता है या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं, इसका वीडियो मैंने एक पहले आपको एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के ऊपर। आपके सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से जैसे ही आप खड़े होते हैं तो चक्कर आके गिर जाते हैं, तो इसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये भी सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में आप में कई बार शॉक की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से, डायरिया की वजह से आप में शॉक की कंडीशन हो जाती है। पल्स बहुत ही फीबल होती है और ब्लड प्रेशर बहुत ही कम आपको सुनाई देता है। जब आप चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होता है और आप में शॉक की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। उसमें आपको फिर हाइपोनेट्रीमिया मिल जाता है, यानी सोडियम का लेवल जो है वो बहुत ही कम आपको मिल जाता है। उसके बाद में आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिल सकता है, आपके शुगर का जो लेवल है वो आप में जो है वो कम मिल सकता है। उसके बाद में इसका एक पर्टिकुलर सिम्टम्स है हाइपोपिगमेंटेशन, आपके बॉडी के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस या फिर डीकलरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेटर में इसके आपके हाइपर पिगमेंटेशन के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इसके अगर अपन सिस्टमेटिक अगर सिम्टम्स में देखा जाए तो सबसे पहले फेशियल सिम्टम्स देखते हैं तो आपको जो है टॉक्सिक लुक लगेगा, डिहाइड्रेटेड फेस लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही फटीग, मैलेज और वीकनेस है वहां पे, और आपको बहुत ही मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम इसके एब्डोमेन के सिम्टम्स देखने जाए तो आपको वहां पे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, फ्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन या फिर आपके ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन वो आपको देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल पेन पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम इसके मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम देखने जाएंगे। मसल्स में बहुत ही ज्यादा मैलेज, फैटिग होगी, बहुत ही ज्यादा माइल्जिया पेन होगा, मसल्स बहुत वीकनेस होगी, हड्डियां बहुत ही वीक होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो आपके गुर्दा जो होते हैं, किडनी जो होती है वहां पे आपके रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो नहीं हो पाता है, तो आपके बहुत ही ज्यादा हड्डियां कमजोर होगी और मसल्स बहुत ही वीक आपके दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में हम इसके एक्सट्रीमिटीज देखने जाएंगे तो एक्सट्रीमिटीज बहुत ही लीन और थीन होगी, बहुत ही पतली हो सकती है और बहुत ही ज्यादा वहां पे फटीग और मैलेज आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम इसके जेनिटल सिम्टम देखने जाए तो आपको वहां पे इंपोर्टेंसी या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर आपको कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिल सकता है, यानी आपके बिल्कुल भी जो है यौन की इच्छा नहीं होती है। तो ये इसके जो है जेनिटल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके मेंटल सिम्टम्स में हम पेशेंट जो होता है वो बहुत ही नर्वस होता है, डिप्रेस होता है और बहुत ही एंजाइटी फील करता है। तो इस तरह के इसके जो है मेंटल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि किडनी जो होता है वो ब्लड के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड का प्रोडक्शन भी वहां पे आपके आरबीसी का प्रोडक्शन करने में भी बहुत ही सहायता करता है। तो अगर आपको वहां पे एड्रिनल जो इनसफिशियंसी है तो उसकी प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, तो आप में एनीमिया देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ वेट लॉस की कंडीशन जो है वो भी आप में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर है जो आपके एडिशन डिजीज होने के कारण बन सकते हैं। सबसे पहले आप में अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में आपके एड्रिनल ट्यूबरकुलोसिस है,
तो आपको में बहुत ही बड़ा कारण है एडिसन डिजीज का। या फिर आपके रेनल कार्सिनोमा आरसीसी या फिर आपके एड्रेनल कार्सिनोमा है, वहां पे मेटास्टेसिस है, मैलिग्नेंसी है, तो भी आप एडिसन डिजीज के शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी अगर वहां पे है, आप में पीसीओएस पीसीओडी वगैरह है, तो भी आप एडिसन डिजीज के शिकार हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के अगर आप मरीज हैं तो भी आप एडिसन डिजीज के शिकार हो सकते हैं। या फिर आप में अगर कोई भी सर्जिकल रिमूवल हुआ है पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स का, अगर कॉर्टेक्स का कोई भी पार्ट सर्जिकल रिमूव हुआ है तो भी आप वहां पे जो है एडिसन डिजीज के शिकार हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा ड्रग लेते हैं एंटीप्लेटलेट जैसे इकोस्पिन, क्लोप्रिग्रेल, रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन वगैरह है, तो भी आप रिस्क फैक्टर में है कि आपको एडिसन डिजीज हो सकती है। अब दोस्तों हम इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिससे हमको पता लगा सके कि इसको एडिसन डिजीज हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट के सीबीसी कराएंगे, उसके बाद में उसका आरएफटी कराएंगे जो रेनल फंक्शन टेस्ट है वो करा सकते हैं। उसके बाद में एसीटीएच लेवल करा सकते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लेवल। उसके बाद में कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल करा सकते हैं और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल करा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे जो आरएफटी के अंदर आता है, उसमें आपके हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में उसका HbA1c लेवल करा सकते हैं, उससे आपका एवरेज जो शुगर है वो लो कितना रहता है वो पता चल जाएगा। और आपके रैंडम शुगर भी हम करा सकते हैं। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो हम करा सकते हैं। उसके बाद में जो है आप वो सोनोग्राफी वहां की करा सकते हैं या फिर उसके वहां पे सिटी स्कैन करा सकते हैं, जिससे पता लगा सके कि आपके वहां पे कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन या फिर आपके कोई साइटोलॉजी वहां पे या फिर मेटास्टेसिस या फिर कैंसर का कोई कारण तो वहां पे नहीं है जो आपके एडिसन का कारण बन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। डायग्नोसिस उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमको पता चलेगा कि हाँ इसको एडिसन डिजीज है और ये सारे के सारे सिम्टम जो है वो एडिसन डिजीज के ही हैं। अब दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो इसके ट्रीटमेंट में आपको जो है अगर आपका पेशेंट जहां कहीं भी देखे आपको हाइपोग्लाइसीमिया दिखता है, अगर शुगर का लेवल बहुत कम दिखता है, अगर उसको एडिसन डिजीज है तो वहां पे उसको शुगर नहीं देना है, वहां पे उसको स्टेरॉइड देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, वहां पे हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दे सकता है, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, मेथिल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। तो ये आप जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह स्टेरॉइड उसको दे सकते हैं। आपको स्टेरॉइड देंगे तो वहां उसके जो सिम्टम्स है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाद में उसको जो है डेक्स्ट्रो दिया जा सकता है, अगर उसका हाइपोग्लाइसेमिया है तो आईवी डेक्स्ट्रोज का सलाइन दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अगर उसको हाइपोनेट्रीमिया है तो ऐसे करके उसके अगर शॉक है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोगैल्सीमिया है या फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोनेट्रीमिया है तो वो आप जो है कवर कर सकता है। इसका जो प्रायर ट्रीटमेंट है वो इसको स्टेरॉइड थेरेपी होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओमदाकोटिल वगैरह दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन और मेथिल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। अब दोस्तों इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन यही है कि आपको इसकी स्टेरॉइड थेरेपी है उसको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप होती भी है तो आप कोशिश करें कि उसका डोज जल्दी से जल्दी ले। अगर आप में कुछ सिम्टम्स एडिशनल दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली बात है जो एडिसन डिजीज से रिलेटेड है, वो आपको ये है कि अगर आपको पता है कि कोई आपके घर में एडिसन डिजीज का पेशेंट है तो उसको हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दीजिए। ब्रेसलेट के ऊपर लिख दीजिए एडिसन डिजीज। अगर कहीं पे वो शॉक की स्थिति में अगर कहीं पे बेहोश गिरा हुआ पाया जाता है तो उसके हाथ में जो एडिसन डिजीज का जो ब्रेसलेट है उससे उसको पता चल जाएगा अगले वाले को कि उसको एडिसन डिजीज है। अगर अगले वाले को एडिसन डिजीज के बारे में पता भी नहीं है तो आजकल जो है स्मार्टफोन का जमाना है, वो गूगल करके पता लगा देगा कि एडिसन डिजीज क्या है और उसको क्या देना है। और उसके जेब में एक सिरिंज और एक हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन जरूर रखिए, वो उसके जो है लाइफ सेविंग का काम करेंगे। आप इंस्ट्रक्शन रखिए कि अगर आपको ये पेशेंट जो है कहीं पे बेहोश होता हुआ मिलता है तो आप ये इंजेक्शन उसको आईएम सीरीज में भर के कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपको वहां पे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर काम करेगा। जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता है अगर उसको एडिसन डिजीज है तो आप डॉक्टर को बताइए कि उसको ये डिजीज पहले से है, ताकि वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट में देरी नहीं करे और जल्दी से जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही ज्यादा सोर्सेज जुटा करके ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो कमेंट करिए आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और उसको ऑल पे सेट कर दे। मिलते हैं दोस्तों नए और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।